Good afternoon everyone. In today's video I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is tertiary phosphine as a ligand। जैसे हमने नाइट्रोसिल मेटल के साथ अटैच किया था, कार्बोनिल अटैच किया था, हलाइड को अटैच किया था, सिमिलर मैनर में आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, जब टर्शरी फॉस्फीन एक्ट एज अ लिगेंड। सबसे पहले आपके पास फॉस्फीन इज़ अ कलरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस विद अ गार्लिक स्मेल। इट इज़ हाईली रिएक्टिव, prepared either by hydrolyzing metal phosphides or with water or by hydrolyzing white phosphorus with sodium hydroxide solution। तो चाहे आप मेटल का कोई भी फॉस्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे तब भी आपके पास फॉस्फीन गैस रिलीज़ हो जाएगी, या फिर आप फॉस्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तब भी आपके पास ये गैस रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास जो फॉस्फीन होती है वो आगे फर्दर 3 टाइप्स की है। सबसे पहले फॉस्फीन जहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के बॉन्ड है, उसके बाद आपके पास अल्काइल फॉस्फीन स्टार्ट हो गई। अल्काइल फॉस्फीन आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 डिग्री फॉस्फीन, जैसे सिर्फ एक ही आर ग्रुप है तो 1 डिग्री फॉस्फीन, अगर 2 आर ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री, अगर 3 आर ग्रुप अटैच है तो 3 डिग्री। और बेसिक करेक्टर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फॉस्फोरस के साथ अटैच होते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। बेसिक करेक्टर क्या है, लुईस बेस क्या बोलता है, जिस ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। तो उसी तरह से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होते रहेंगे हमारे फॉस्फोरस के साथ, उतना फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा और उतना उसका बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। और जितना उसका बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा उतना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के साथ बेटर बॉन्डिंग शो कर पाएगा। Tertiary phosphine, it is very reactive compound containing a lone pair of electrons on the central phosphorus atom. Due to lone pair of electron it is strongly nucleophilic reagent। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लविंग, यानी कि ये उसके साथ अटैच होना पसंद करता है जिसके पास खुद से पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड विद द ट्रांजिशन मेटल्स। सबसे पहले आप प्रेपरेशन कैसे करोगे टर्शरी फॉस्फीन की, कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, लेबोरेटरी प्रेपरेशन या अल्काइल PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया, उसे गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको आपकी डिज़ायर्ड फॉस्फीन मिल जाएगी, अल्काइल फॉस्फीन। अगर आप अपना आर ग्रुप डिफरेंट लेते हो फ्रॉम द प्रीवियस आर ग्रुप, या उसे आर डैश से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में अल्काइल का मिल जाएगा, अदरवाइज सिमिलर आर मिलेंगे। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में फिनोल क्लोराइड बेंजाइल क्लोराइड लिया, उसके साथ सोडियम के साथ जब उसे रिएक्ट करवाओगे तब आपके पास फिनाइल फॉस्फीन मिल जाएगी। नेक्स्ट है कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते हैं, R4PX के साथ रिएक्ट करवाओगे तब आपको हीट करने पर PR3 मिल जाएगा। तो आप इनमें से कोई सी भी रिएक्शन 1-2 लिख सकते हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इस पर नोट लिखना आता है। टर्शरी फॉस्फीन जब आप लिगेंड की तरह यूज़ करते हो तो उस पर नोट लिखना है, तो आपने सारे टॉपिक्स कुछ कवर अप करना है, तो उस हिसाब से आप अपने लेंथ को मैनेज कर सकते हो। प्रेपरेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस ऑफ टर्शरी फॉस्फीन, कम्प्लेक्स की प्रेपरेशन यानी कि मेटल को अटैच करना है, तो वो कैसे करोगे, हमने कंपाउंड पढ़ रखा है PtCl2 PPH3 ट्वाइस, तो उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल फिनाइल फॉस्फीन चाहिए और PtCl2 चाहिए, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। इनमें से बस एक एक रिएक्शन करके अपना नोट कंप्लीट करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ कम्प्लेक्सेस ऑफ टर्शरी फॉस्फीन, कौन कौन सी रिएक्शंस में जाते हैं बच्चे। यहाँ पर जो हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली आपके पास, जैसे यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, ये जो हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं ये मैकेनिज़्म में से हमने एक छोटा सा पोर्शन उठाया हुआ है, यानी कि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये सितु में चलते चलते डिसोसिएशन हुई है। क्लियर। इफ़ इन केस जैसे हम कोई रिएक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन काउंट है वो हमने इलेक्ट्रॉन काउंट से याद रखा है कि उसका इलेक्ट्रॉन काउंट इतना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज हो गया ना, ये आपके पास जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, इंसर्शन होगी, इन द सिमिलर मैनर एलिमिनेशन हुई है। तो एलिमिनेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कहीं स्टेप में जाके नया लिगेंड को इंट्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए हमने PPH3 को पहले लीव किया है।
तो बस हमने उस छोटा सा पोर्शन को उठाया हुआ है इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? ऑर्थोफिनाइलेशन रिएक्शन क्या चीज़ है? जब आपने इरिडियम का प्रोडक्ट लिया, फिनाइल टर्शरी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया, उस कॉम्प्लेक्स को जब आप अटैच करते हो, ये आपके पास जैसे ये वाली अटैच हुई है, ये एगोस्टिक इंट्रैक्शंस होती हैं, एगोस्टिक इंट्रैक्शंस। या आपने कभी पढ़ा होगा ऑर्थो प्रोडक्ट में, नाइट्रोफिनोल में हम पढ़ते हैं कि इंट्रामोलिकुलर जो इंट्रैक्शन हो जाती हैं, वहाँ पर बेसिक रीज़न है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एगोस्टिक इंट्रैक्शन होती है मेटल की लिगेंड के साथ। जैसे हमारे पास ये ग्रुप था, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगी हुई थी ना, उस हाइड्रोजन की इस मेटल के साथ इंट्रैक्शन हो गई, जिस वजह से ये इंटरनली हमारे पास एक क्लोज स्ट्रक्चर सी बन गई। और एगोस्टिक इंट्रैक्शन को फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि जब आप उसका IR स्टडी करते हो या NMR स्टडी करते हो, तो हमारा जो प्रोटॉन होता है उसकी जो शिफ्ट है वो अपफील्ड रीजन में नेगेटिव में मूव कर जाती है, यानी कि मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोजन के पास आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से NMR में उसका सिग्नल नेगेटिव रीजन में आता है। तो इसका ये तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली मेटल के साथ इंट्रैक्शन में आ गया हो। तो इन इंट्रैक्शंस का नाम हम स्पेशल इंट्रैक्शंस होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एगोस्टिक इंट्रैक्शंस। तो विद द हेल्प ऑफ एगोस्टिक इंट्रैक्शन ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये भी रिएक्शन में चलती हुई रीअरेंजमेंट है, ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। कई रिएक्शन या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा, वहाँ पर बीच में इंटरमीडिएट बना होगा। टर्शरी फॉस्फीन एज अ लिगेंड, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिगेंड की तरफ एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे एक्ट करेगा। सबसे पहले जो हमारा फॉस्फोरस है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? PR3 टाइप्स है, तो 3 बॉन्ड ये 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है अलॉन्ग विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। In addition to acting as a sigma donor, phosphorus atom also have a pi bonding acceptor also। क्यों? क्योंकि एक बार तो वो मेटल को इस लोन पेयर के थ्रू सिग्मा बॉन्ड से बाइंड कर लेगा, फिर इन टर्न मेटल से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में एक्सेप्ट करेगा? अपने वेकेंट 3D ऑर्बिटल में। तो इस वजह से वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकता है। जितनी ज़्यादा आपके पास बैक डोनेशन होगी, उतना मेटल और फॉस्फोरस का बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। क्लियर? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट बैक बॉन्डिंग इन टर्शरी फॉस्फीन इज़ वीकर बिकॉज phosphorus atom is bonded with the electron releasing group. If highly electronegative atom such as fluorine is attached with phosphorus atom, then the back donation strength of back donation is increases। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझो कि आपके पास ये फॉस्फोरस है, यहाँ पे मेटल लगा हुआ है, यहाँ के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सपोज़ ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, ये इसकी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल कर रहे हैं। उस वजह से ये मेटल, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके 3D ऑर्बिटल जो एम्प्टी हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ट्रांसफ़र कर रहे हैं? लगातार अल्काइल ग्रुप्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो 3P की अफिनिटी टुवर्ड्स मेटल से वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी कौन पूरे कर रहे हैं? उसके अल्काइल ग्रुप्स पूरे कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपके जितने ज़्यादा R ग्रुप आपके साथ अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होंगे, उतना फॉस्फोरस बैक डोनेशन में कम इंटरेस्ट शो करेगा, और उतना मेटल और फॉस्फोरस का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा, पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप हमारे जो R ग्रुप हैं उनको फ्लोरीन से रिप्लेस कर दोगे, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन क्या करना शुरू कर देंगे? एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, फिर मेटल से वो इन टर्न एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अगर वो मेटल से एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पर पाई करैक्टर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले देखने में क्या लगता है कि 3D ऑर्बिटल वेकेंट है, तो फॉस्फोरस भी एफिनिटी शो करेगा मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो मेटल जब उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करेगी, बैक डोनेशन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। हाउएवर जितने ज़्यादा आपके फॉस्फोरस के साथ R ग्रुप अटैच होंगे, उतना कम मुश्किल है सिग्मा से पाई दोबारा से पाई बॉन्ड, यानी कि इंटर्न बैक डोनेशन का चांस कम हो जाएगा। लेकिन आप जब उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे उन R ग्रुप्स को, तब आपके जो चांसेस हैं पाई बॉन्ड के या मल्टीपल बॉन्ड करैक्टर के, वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे।
उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास मोनोफॉस्फीन्स कैसी हैं, जहाँ पर एक ही ग्रुप अटैच है मेटल के साथ, ये वाला जैसे PPH3 एक ही अटैच है प्लेटिनम, तो उसे मोनो कहेंगे। ठीक है, आप इनमें से एक आधी एग्जांपल याद कर लेना। ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल है, लीनियर भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल भी हो सकती है, ट्रायंगुलर प्लेनर भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल भी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है। तो वो एक एक एग्जांपल उसने दे रखी है। उसके बाद आपके पास इसके आइसोमर्स भी पॉसिबल हैं। ये दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जब भी सिस ट्रांस की कन्फर्मेशन होती है उन आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री का फ़र्क है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो डाई पॉलीफॉस्फीन्स हैं, डाई और पॉली में, मतलब डाई में क्या है, जो आपकी ये फॉस्फीन ग्रुप है इट्सेल्फ, ये पूरा लिगेंड में 2 डोनर फॉस्फीन एटम्स लगे हुए हैं, वो मेटल एटम्स के साथ अटैच हो रहे हैं, तो उसे डाई बोलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ना जैसे नेमिंग के दौरान आपको बस सिर्फ शॉर्ट नेम्स लिखने हैं, ऐसे कंप्लीट नेम नहीं लिखने। तो ये शॉर्ट नेम्स आप एक बार देख लो। DMPE का मतलब होता है बिस डाईइथाइल फॉस्फिनोमीथेन, डाईमिथाइल फॉस्फिनोइथेन, डाईमिथाइल फॉस्फिनोइथेन, ये 2 इथाइन ग्रुप लगे हुए ना, तो इथेन। ठीक, उसके बाद DPPE का मतलब है बिस डाईफिनाइल फॉस्फिनोइथेन, डाईफिनाइल फॉस्फिनोइथेन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास DMPM, तो इसका मतलब है डाईमिथाइल फॉस्फिनोमीथेन, डाईफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन। तो आप इनसे कर सकते हो, ये भी मीथेन है, फिनाइल लगे हुए हैं, तो ऐसे आप इसे अटैच कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल ये इनमें से कोई से भी कर लेना। एक यहाँ पर 2 फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस हो गए बाय चेन, ये चेन के साथ। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड फॉस्फीन्स। ट्राइडेंटेड फॉस्फीन्स के लिए सबसे जो मुझे ये एग्जांपल अच्छी लगी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपने ये थर्ड मेटल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर 3 उसके साथ 3 रीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं मेटल्स को, तो ये ट्राइडेंटेड की एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कर रखा है वैसे CH2Pr3 कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं ना फॉस्फोरस के, तो वो ट्राइडेंटेड बोला जाएगा। जहाँ पर 2 फॉस्फोरस के ग्रुप लगे हों वो बाइडेंटेड, जहाँ पर एक ही फॉस्फोरस का ग्रुप हो वो मोनोडेंटेड। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।